जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एमपी में जेल प्रहरी भर्ती की जो है वैकेंसी निकली है। दोस्तों, अब ऐसे में बहुत सारे युवा इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चल रहा है, कोई भी किसी प्रकार से पढ़ाई वाला संस्थान नहीं चल रहा है। तो पूरी जो तैयारी है डिपेंड हो जाती है ऑनलाइन प्रिपरेशन या ऑनलाइन तैयारी पर। ठीक है, अब दोस्तों आपको घर बैठे कैसे तैयारी करें, ये विकल्प आपके पास है। विभिन्न प्रकार के यूट्यूबर आपको क्या दे रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं, लेकिन आपको व्यवस्थित कोचिंग कहाँ से करनी है ना, व्यवस्थित कोर्स आपको कैसे खरीदनी है। आप दोस्तों कोचिंग में जाते हो, 5,000, 6,000, 8,000 आपसे फीस ले ली जाती है, आपको पढ़ाई वहां पर होती है, आपको जाना पड़ता है। लेकिन मैं आज ऐसे ही कोर्स की बात करने वाला हूं कि आपको घर बैठे तैयारी करनी है और व्यवस्थित तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपको दोस्तों करना क्या है, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो पहले दे चुके हैं इस परीक्षा को या पहले कई परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन जेल प्रहरी एग्जाम की आपको पता है 10वीं लेवल की ये परीक्षा है। चूंकि नए विद्यार्थी बहुत सारे होंगे, नए स्टूडेंट बहुत सारे होंगे जो परीक्षा को देने वाले हैं। ठीक है, अब ऐसे में दोस्तों आपका विकल्प होता है, आपको 17 जगह नहीं भटकना है। ऐसा नहीं है कि आप इस YouTube चैनल का देख लिया, फिर इस YouTube चैनल का देख लिया, फिर उसका देख लिया, लेकिन आपको व्यवस्थित कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी ये पढ़ाया जाएगा, कभी वो पढ़ाया जाएगा। अगर आपको व्यवस्थित कोर्स चाहिए है तो व्यवस्थित जो कोर्स है दोस्तों आपको परीक्षा ऐप पर मिलेगा। आपको करना क्या है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाएं या नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूरा वीडियो कोर्स उपलब्ध है। ठीक है, आपको खरीदना है। ये कोर्स दोस्तों 4,000 रुपए का है। पूरा कंप्लीट आपका जो 5 विषयों का कंप्लीट कोर्स है, ये आपको लाइव क्लास के माध्यम से, लाइव का शेड्यूल रहेगा, टाइम टेबल रहेगा, जैसा आपका क्लास में रहता है। आप कोचिंग जाते हो और आपकी क्लास में रहता है कि इतने बजे हिंदी की लगेगी, फिर मैथ की लगेगी क्लास, ऐसे ही आपकी क्लासें आपको घर बैठे जो है मिलेंगी। तो आपको इसका जो कोर्स का चार्ज रखा है वो कितना रखा है, 4,000। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया व्यवस्था परीक्षा ऐप वालों ने की है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको 40% ऑफ मिल सकता है। ऑफ मिलेगा यानी कि ये जो आपका कोर्स है वो 4,000 का ना होकर आपका कितना का हो जाएगा, 2400 रुपए का हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको 4,000 का खरीदने में अच्छा रहेगा कि 2400 का खरीदने में अच्छा रहेगा। आपको 2400 का खरीदने में अच्छा रहेगा ये कोर्स। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, वहां पर कोर्स पर जाना है। ठीक है, जेल प्रहरी लाइव वीडियो कोर्स पर जाना है और वहां पर आपको कूपन कोड जो है सेल्फ SC40, ठीक है, सेल्फ SC40 एक कूपन कोड यूज करना है, तो आपको जो है 40% ऑफ मिल जाएगा और आपका जो कोर्स है वो आपको मिलेगा 2400 रुपए का। तो आपको परीक्षा ऐप में साथ ही टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हैं। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर यानी कि किस प्रकार से आपका जेल प्रहरी का 100 नंबर का पेपर आएगा, पूरा मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज पर आधारित जो है यहाँ पर उपलब्ध है। तो आपको करना क्या है, इंस्टॉल करना है परीक्षा ऐप प्ले स्टोर से। ठीक है, और दोस्तों जेल प्रहरी टेस्ट सीरीज पर यहाँ पर जाकर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सेल्फ SC40 कूपन कोड यूज करना है और 40% ऑफ में आपको क्या मिल जाएगा, सेल्फ SC40 SELLF सेल्फ SC40 ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आप 40% ऑफ मिल जाएगा। यानी कि कोई टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर 100 रुपए के हैं तो आपको वो 60 रुपए में मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। आपको ये प्रश्न दिया भूमंडलीय तापन का, यहाँ पर आपको कारण बताना है। तो क्या कारण है, जल्दी से उत्तर बताएं, तब आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि ये भूमंडलीय तापन का कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है। आपको बताना है
आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर अगर आपसे बनता है तो जरूर कमेंट में लिखेंगे फटाफट से। तो अब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश जो है इसका दूसरा नाम है आर्कटिक मरुस्थल। याद रखते जाना है और ये सीरीज निरंतर चलेगी, ठीक है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों जो भी है। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? फटाफट से प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताना है। कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मानी जाती है? तब आपको कमेंट में लिखना है, फटाक से अपनी कलम चलाना है और उत्तर बताना है, और उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस मानी जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है युर्त किस जाति का ग्रीष्मकालीन आवास है? तो आपको युर्त बताना है। मैंने कई बार आवास के प्रश्न आप तक प्रेषित किए हैं। तो युर्त किस जाति का ग्रीष्मकालीन आवास माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हमें लिखना है। तब आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों खिरगीज। खिरगीज जो जनजाति है इसका ग्रीष्मकालीन आवास को कहा जाता है युर्त, ठीक है। याद रख लेना अगर नहीं बनता है तो, और बनता है तो कमेंट में जरूर लिखना है। कैनल किसका आवास है? मैंने आवास की आपको एक ट्रिक बना के वीडियो दिया है, आवास का पूरा सभी प्राणियों जंतुओं के जो आवास हैं उनके। तो आपको कैनल बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। कुत्ता के आवास को कहा जाता है दोस्तों कैनल, ठीक है। तो कैनल आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर लिखना है। क्या कहा जाता है जल्दी से बताएं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एपी कल्चर। क्या कहा जाता है? एपी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपी कल्चर, ठीक है। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन विधि के प्रणेता कौन थे? किंडरगार्टन विधि के प्रणेता बताना है जल्दी से, अगर आपसे बनता है तो जल्दी बताएं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों फ्रॉबेल। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता माने जाते हैं, प्रणेता माने जाते हैं फ्रॉबेल। अगला है कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 11, ठीक है। कबड्डी की खिलाड़ी में होते हैं 11। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 10। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथ धुलाई दिवस यहां पर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 15 अक्टूबर। विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर 15 अक्टूबर। नेक्स्ट है मानव शरीर को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हमें बताना मानव शरीर को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है मानव शरीर को, ठीक है। याद रख लेना 7। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पेड़ पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? प्रश्न क्रमांक 13 पेड़ पौधे जिन्हें की उत्पादक कहा जाता है इनको कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तब आपका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 17। कितने? 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती पेड़ पौधों को। अगला प्रश्न विटामिन की खोज 1912 में किसने की थी? प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हमें लिखना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हॉपकिंस ने। विटामिन की जो खोज की थी 1912 में किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। अगला क्वेश्चन है सभी अनाजों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? अनाज बहुत सारे आपने पढ़े हैं, गेहूं, चावल, सरसों, चना, मक्का। इस सभी अनाजों में जो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसमें होता है? तो वो होता है दोस्तों किसमें? चावल में। किसमें? चावल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर बताना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। आपको लास्ट में उत्तर भी बताना है कि आपने कितने सही किए हैं। तब आपका प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर है एस कार्बिक। एस कार्बिक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर लिखना है, संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है? तब आपको पता है कि संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो मासेराम है। ठीक है, पहले चेरापूंजी था, अब हो गया है मासेराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के जो है मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान करता है? हमें अनुच्छेद बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो राइट आंसर होगा वो अनुच्छेद 51A। 51A में वर्णित है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने पर्यावरण की रक्षा करे। ठीक है, अगला है, दूषित जल से फैलने वाली एक बीमारी का नाम बताओ। आपने दूषित जल से फैलने वाली बहुत सारी बीमारियां पढ़ी होंगी, है ना? तो आपको एक बीमारी का नाम कमेंट में लिखना है, सभी लोग लिखेंगे। तब आपका जो प्रश्न क्रमांक 19 है उत्तर हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड या बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बताई हैं, टाइफाइड आपका बिल्कुल सही होगा। दूषित बीमारी, दूषित जल से फैलने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, तो कहां पर अवस्थित है? प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर हमें बताना है। जो कमेंट जल्दी नहीं कर पाते हैं वो अपने मन में सोचते जाएं उत्तर को, है ना? और लास्ट में उत्तर बताना है कि आपने कितने सही उत्तर किए हैं। आपका उत्तर हो जाएगा एंडीज। एंडीज जो पर्वतमाला आपने सुनी होगी, है ना, वहीं पर ये ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, और ये जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, 21 का आंसर, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर हमें बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को जो कहा जाता है वो कहा जाता है सीस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है? सीस्मोग्राफ। ठीक है, अगला है, ग्रीन मफलर संबंधित है, तो 22 का आंसर बताएंगे, किससे संबंधित है ग्रीन मफलर? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, काय से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर संबंधित है। अगला है, जल चक्र को नियंत्रित करते हैं, तो कौन नियंत्रित करते हैं? प्रश्न क्रमांक 23 का आपको उत्तर मैंने कई बार पढ़ाया है। जल चक्र को जो नियंत्रित करते हैं वो कौन करते हैं? वन। वन जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, वन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना आपको बताना है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा 1969। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसरो आपको याद रखना है। क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 25 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? बेंगलोर। बेंगलोर कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 26 का आंसर हमें बताना है। अगर आपसे बन रहा है तो कमेंट में जरूर लिखा करें, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा के सिवान को। किसे कहा जाता है? के सिवान साहब को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? 27 का आंसर यहां पर जल्दी से लिखें कि एक बच्चे को समाजीकरण का जो पहला पाठ प्राप्त होता है वो कहां से होता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? परिवार से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको बताना है कब पारित हुआ भारत में। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1986 में। ठीक है, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ भारत में। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपको पता है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में 3 हॉट स्पॉट हैं, है ना? और सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको का उत्तर जो हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे कम जो पाई जाती है वो ध्रुवों की ओर पाई जाती है, जबकि जैसे जैसे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं और जैव विविधता बढ़ती जाती है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, और एक कहाँ पर स्थित है आपको बतानी है। प्रश्न क्रमांक 30 का आंसर।
तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा जो है दी जाती है? तो किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर आपको पता है तो कमेंट में लिखें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को कहा जाता है पारिस्थितिक उष्ण स्थल की इसे संज्ञा दी जाती है। प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। अगला है, संसार में किस देश के जंगल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता किस देश के जंगलों में पाई जाती है? आपको 32 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ब्राजील। ब्राजील के जंगलों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है, तो ब्राजील आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 33 का आंसर जो आपका राइट होगा वो क्या हो जाएगा? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, ठीक है, याद रख लेना 22 मई। नौकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? नौकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र आपको बताना है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो प्रश्न क्रमांक 34 और 34 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मेघालय, ठीक है, नौकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र मेघालय में अवस्थित है। प्रश्न क्रमांक 35, डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सभी को पता है, 35 का आंसर आप सभी लोग लिखेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पक्षी विशेषज्ञ, है ना। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है, ये पक्षी विशेषज्ञ हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, जैव विविधता क्षरण के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारण है वो कौन सा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण आपको बताना है जैव विविधता के क्षरण में। जैव विविधता आपको पता होगा कि जीवों की विविधता और इसका नाश हो रहा है, इसके विनाश के कारणों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो माना जाता है प्राकृतिक विनाश, है ना, प्राकृतिक आवासों का विनाश, आवासों का विनाश, ठीक है, जो प्राकृतिक आवास थे जीव जंतुओं के वो यहाँ पर आवास सही होगा, प्राकृतिक आवासों का विनाश ये सर्वाधिक जैव विविधता का कारण माना, जैव विविधता क्षरण का कारण, ठीक है। हॉटस्पॉट की अवधारणा की प्रतिपादक कौन है? हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 37 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नॉर्मन मॉयर्स। नॉर्मन मॉयर्स हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक माने जाते हैं 1988 में, ठीक है, तो नॉर्मन मॉयर्स आपको याद रखना है। भारत में 3 हॉटस्पॉट स्थल कौन कौन से हैं आपको बताना है, जल्दी से बताओ। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, एक तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र ये माने जाते हैं हॉट स्पॉट स्थल, ठीक है। फिर है, भारत में प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना, नीलगिरी की स्थापना की गई थी तो कब की गई थी? भारत का प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र है नीलगिरी और इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रश्न क्रमांक 39 का आंसर यहाँ पर लिखना है आपको। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1986 में। कब की गई थी? 1986 में की गई थी जैव नीलगिरी जैव मंडल की। अगला क्वेश्चन है आपका, देश के किस भाग को जैव विविधता का द्वार संज्ञा प्रदान की गई है? तो किस भाग को की गई है? देश के किस भाग को जैव विविधता का द्वार संज्ञा प्रदान की गई है? तो जैव विविधता का द्वार ये संज्ञा दी गई है तो किस भाग को दी गई है? प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर हमें लिखना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पूर्वोत्तर राज्यों को, पूर्वोत्तर राज्यों को दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रोको कहा जाता है भारत में कहां पाई जाती है? ड्रोका, ड्रोका भारत में कहां पाई जाती है? प्रश्न क्रमांक 41 का आंसर बताना है। तो ये उड़ने वाली छिपकली है जिसका नाम है ड्रोका और ये पाई जाती है दोस्तों पश्चिमी घाट के जंगलों में, ठीक है, पश्चिमी घाट के जंगलों में ये हॉट स्पॉट क्षेत्र है और यहाँ पर ड्रोको नामक छिपकली पाई जाती है जो उड़ती है, ठीक है। जो है थामिन मृग कहाँ पाया जाता है? थामिन, थामिन मृग आपको बताना है 42 का आंसर। ये थामिन मृग कहाँ पाया जाता है?
तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों मणिपुर लोकटक झील के पास, है ना। ये लोकटक झील भी पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो ये मणिपुर में है। और ये जो थामन मृग पाया जाता है तो वो मणिपुर लोकटक झील के पास पाया जाता है, ठीक है। अगला है कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है। 43 का आंसर यहाँ पर आपको बताना है, कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, बृहद हिमालय पर्वत क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं, बृहद हिमालय पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं कस्तूरी मृग, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है श्याम मृग कहाँ पाए जाते हैं। 44 का आंसर यहाँ पर लिखना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा थार रेगिस्तान। कहां पर पाए जाते हैं श्याम मृग, थार रेगिस्तान में पाए जाते हैं। 44 का आंसर। अगला है लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है। 45 का आंसर बताना है आपको, लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जैव विविधता की स्थिति का सूचक, जैव विविधता की स्थिति का सूचक है लिविंग प्लेनेट सूचकांक। तो यहाँ पर 45 जो अपने प्रश्न थे आज के भाग के वो कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। एमपी टेट रीट सीटीईटी एग्जाम की तैयारी करने वाले सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल से जुड़े, जहां पर आपको लगभग 200 वीडियो पर्यावरण के, 100 वीडियो बाल विकास के, ठीक है, और 20-20, 15-15 जो वीडियो हैं वो पेडागोजी से संबंधित उपलब्ध हैं, तो वो जरूर देखें। और निरंतर मैं प्रयास आपसे करता हूं कि आप तक सारे के सारे वीडियो पहुंचे, नोट्स पहुंचे, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।